अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ डार्क लव सागा बाय वहीबा फ़ातिमा सीज़न 3 पार्ट 19। मुअज़्ज़ा क्लास लेने के बाद अपार्टमेंट में वापस आई तो उसे सामने लाउंज में बैठा पाकर दिल की धड़कन बेतरतीब सी हो गई। मगर वो निगाहें झुकाए अपने कमरे में चली आई। शॉल उतार कर फोल्ड करके अपनी ड्रेसिंग खोली तो बड़ी बड़ी चॉकलेट ब्राउन आंखें हैरत से फैल गई। वो कदम कदम चलता उसके कमरे में आया था। मौजा ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा। वो मेरा मेरा सामान। मौजा उसे इतना ही बोल पाई। उसकी निगाहें और देखने का अंदाज अब उसे कंफ्यूज कर रहा था। वो तुम्हारा सामान मैंने अपने रूम में शिफ्ट करवा दिया है, अमन ने इत्मीनान से कहा तो मौजा घबरा गई थी। उसे एकटक सा देख एकटक सा तैयार देख मौजा को और कुछ न सूझा। तो आप कहीं जा रहे हैं? उससे रुख मोड़ कर यूं ही मोबाइल में कोई नादीदा चीज़ ढूंढने लगी। हाँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। समाया केस की हियरिंग है। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो जानवर आज जेल की सलाखों के पीछे होंगी। कुछ भी हो सकता है। वो जानवर खुद झटपटाएंगे। तुम दुआ करना मैं गाजी होकर लौटूं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन शहादत भी बहुत प्यारा है। वो जो सुकून से उसकी बात सुन रही थी, उसकी आखिरी बात पर उसकी जानिब पलटी कि क्या मतलब? आपके दूसरे ऑप्शन का क्या मतलब है? मौसा ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, अमन ने उसके और अपने बीच का 2 कदम का फासला भी समेटा। मौसा ने निगाहें झुकाते दूसरी जानिब देखा। तुम चाहती हो जज़ा कि मैं लौट कर आऊं? अमन के दिल में जाने क्या आया तो पूछ लिया। मौसा ने पहलू बदला। जाहिर है आप वापस आएंगे तो मैं नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी कर पाऊंगी। मौजा ने उंगलियां चटकाते हुए चालाकी से कहा तो उसकी मासूमियत पर गहरा मुस्कुराया। ओके, मैं डॉक्टर आनम को बोल दूंगा, वो आकर तुम्हें तैयारी करवा देंगी। अमन ने अब इत्मीनान से बोलकर उससे बेसुकून किया। नहीं, मुझे उनसे समझ नहीं आएगी, मैं आपसे ही तैयारी करूंगी। मौजा ने कदरे खफा होते हुए कहा और अब की बार वो खुलकर हंसा था। मौजा ने हैरत से खुशगवार मंजर देखा। मौजा ने इसे पहली मर्तबा ऐसे खुलकर हंसते देखा था और ये मंजर इंतहाई दिलकश था कि मबहूत हो गई। तब अमन ने बहुत अचानक झुककर उसके माथे पर एक सुलगता सा लम्स छोड़ा था। मौजा उस लम्स पर सटपटा गई। से गुड लक टू मी, अमन ने धीमे सुरों में सरगोशी की। गुड लक, गुड लक। वो उसकी इतनी सी गुस्ताखी पर घबरा गई थी। वो मुस्कुराया और उसे गुड बाय कहता वहां से निकल गया। कमरा अदालत में आज वो दरिंदे एक्सक्यूशनर्स के सामने आमने सामने थे। ताया समाया को बहिफाजत कोर्ट में लाया गया था कि वो एड़ियां रगड़ने के बावजूद उसके बाल तक भी नहीं पहुंच पाए थे। वो अदालत में मुकम्मल पर्दे में आई थी। एक्सक्यूशनर की जानिब से ऐसे सबूत और गवाह पेश किए गए थे कि फैसला उसी के हक में था। उसकी समाअत में समाया के हक में सुनाया गया था। इन दरिंदे को उनके अहदों से ज़िंदगी भर के लिए फारिग कर दिया गया था और इबरतनाक सज़ा सुना दी गई थी। कोर्ट में इस वक्त अरशन, जो कि समाया का लॉयर था, खजर, अमन पाशा, इब्राहिम गर्ज, तकरीबन सभी वाइट पैलेस से मौजूद थे। समाया बेतहाशा खुश थी। खुशी के आंसू आंखों से छलक पड़े। अजीमुल शान कामयाबी हासिल हुई थी। दरिंदों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। समाया को फिर से कोर्ट से ही बाहिफाजत वाइट पैलेस भेज दिया गया था। बाहर पब्लिक और मीडिया मौजूद थी। एक्सक्यूशनर्स फातह बनकर एक मरतबा फिर कमरे अदालत से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलते ही मीडिया ने उन्हें चारों तरफ से घेरा था। अमन जिसने जजा ट्रस्ट की जानिब से ये केस किया था, मीडिया के सवालात का जवाब सहूलत से दे रहा था कि इस केस ने पाकिस्तान की तमाम महकमों को हिलाकर रख दिया था। तभी अचानक दुश्मनों ने छुपकर वार किया था। पब्लिक की भीड़ में भगदड़ सी मची थी और इसी दौरान अमर पर फायरिंग की गई थी। एक अंधी गोली अमन के सीने में पेवस्त हुई थी। बहुत तेजी से पब्लिक में छुपे एक्सक्यूशनर्स के गार्ड्स ने उन्हें कवर किया था, जिससे ज्यादा नुकसान होने से बच गया था। हमलावर ने फायरिंग करके खुद को भी शूट कर लिया था। अमन जख्मी होकर पाशा इब्राहिम के बाजुओं में गिरा था। अमन, पाशा इब्राहिम ने उसे पुकारा। जिसके होठों पर एक आसूदगी भरी सी मुस्कुराहट थी। बड़े पापा, उसका ख्याल रखिएगा। अमन ने धीमे से पाशा इब्राहिम के कानों में रस घोला। शट अप अमन, आरियान पाशा, ये तुम्हारे बड़े पापा का हुक्म है कि ये फर्ज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही जिंदगी भर निभाना है, समझे तुम? डैडली, पाशा इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए थे।
बिना वक्त ज़ाया किए बगैर वो उसे लिए अस्पताल की जानिब रवाना हुए थे। मौज़ा जो उसी के कमरे में उसी के बेड पर इत्मीनान से बैठी अब टीवी में बतौर उसकी शानदार फतह की ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रही थी, अब उन्हें अदालत से बाहर आता देखकर पुरसुकून सी हुई थी। वो अब मीडिया के सवालात का जवाब दे रहा था। मौज़ा के लबों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट छाई। वो उसे ही बगौर देखे जा रही थी, मगर फिर ये मुस्कुराहट मौत के से सन्नाटे में बदली जब टीवी स्क्रीन पर उसे लहू में लथपथ बड़े पापा के बाजुओं में देखा। मौज़ा को लगा उसके भी जिस्म के पिंजरे में उसकी रूह बाहर निकलने को फड़फड़ा रही थी। उसे उस चीज़ का भी होश न रहा कि उसके पैरों में चप्पल नहीं है। वो दीवाना वार अपार्टमेंट से बाहर भागी थी। बाहर निकलती ही वो किसी से टकराई थी। सामने देखा तो डॉक्टर आनम उसे शिद्दत गरिया और जब्त की इंतहा से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बेबसी से देख रही थी। मौजज़ा? अनम उसकी महतविश हालत देख घबराई। मुआवजा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर अमन को भरोसा रखो। डॉक्टर अनम ने उसे थामना चाहा, मगर वो चिकनी मिट्टी की तरह उसके हाथ से फिसल गई। नहीं, वो अमन गाड़ियों की जोक दर जोक जैसा ट्रक के ड्राइवे पर आते देख वो आईसीयू की जानिब भागी। अमन को स्ट्रेचर पर डालकर तेजी से आईसीयू की जानिब ले जाया जा रहा था। नीम जान और गुनूदगी में जाते एक दिलजोख चीख नुमा पुकार पर अमन को अपनी बंद होती आंखें खुली रखनी पड़ी। अमन, वो दर्दनाक आवाज में चीखी थी। स्ट्रेचर पर जो खून में लथपथ उस पुकार पर अमन ने सीने में रखे हाथ की शहादत की उंगली को हल्की सी जंबिश देते 1 मिनट रुक जाने का हुक्म दिया था, जबकि इस वक्त उसकी जिंदगी के लिए एक एक पल कीमती था कि गोली दिल के करीब सीने को चीरती हुई निकली थी। वो नंगे पैर बरहना सर कॉरिडोर से दीवाना वार भागकर उसे पुकारती उसकी जानिब बढ़ रही थी। मौजा की यह हालत देखकर सबके सीने में उनकी सांस अटक गई थी। पाशा इब्राहिम ने बेबसी से उस मौजा की दिगर को हालत देखी। वो एक झटके से स्ट्रेचर के करीब आ रुकी और उसके लहूलुहान सीने पर अपने हाथ रखे। डॉक्टर्स ने स्ट्रेचर अंदर ले जाने की कोशिश की। अमन, मौजा ने चीखते हुए उसकी शर्ट दबोची। अमन बस एकटक उसके तवातर से गिरते आंसू और भीगा चेहरा देखे गया। अमन, नहीं रह सकती मैं आपके बगैर, मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत करें मेरे साथ, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मैं सच में मर जाऊंगी आपके बगैर। वो चिल्लाती उसे झंझोड़ने लगी। अमन ने होश खोने से पहले एक पुरसुकून सी तवील तरीन आखिरी सिसकी ली और उसकी आंखें बंद हो गई। स्ट्रेचर को तेजी से आईसीयू के अंदर ले जाया गया। मौजा बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। पाशा इब्राहिम ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर फिर ज्यादा पैनिक अटैक पर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। वो लोग बेचैन से कॉरिडोर में चकराते रहे। अशन, माहिर खान, पाशा और कबीर बेचैनी से इधर उधर टहलते रहे, जबकि ईशान, जबरान, आर्यन और खजर अंदर आईसीयू में ही थे। कई घंटों के बाद आर्यन आईसीयू से बाहर निकला था और बाहर आकर अमन की सलामती की खुशगवार खबर सुनाई थी। थकन से चूर वो टूटी बिखरी हालत में उसकी बाहों में कैद गहरी नींद में थी, मगर आहान एक पल, एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया था। ये दूसरी तरफ का मंजर है। सच शुक्र के बाजू में बुलेट बहुत गहराई में नहीं उतरी थी। प्रोफेशनल ड्रेसिंग के बाद इंजेक्शन से उसे सुकून मिल गया था, मगर अब फिर दर्द महसूस हुआ तो वो नरमी से उसके पहलू से उठा, मगर गर्म पानी से तवील शावर लेकर बाहर लाउंज में आया और फिर से बाजू की ड्रेसिंग करके पेन किलर ली। वो इन लम्हों के फुसू में अब तक झगड़ा हुआ था, तभी फिर से बेडरूम में चला आया। बेड पर उसके पहलू में नीम दराज हुआ। उसे अब ये चंद इंच की कुछ पल की भी दूरी नागवार गुजर रही थी। तभी हाथ बढ़ाकर फिर से उसका सर अपने सीने पर रख लिया। उसने सर झुकाकर अपने सीने से लगी असावरी शाह के चेहरे की जानिब देखा। बड़ा बेसाख्ता और मासूम हुस्न था। वो कांच की गुड़िया उसकी पनाहों में उसकी शिद्दतों से बेहाल बेदम सी सोई हुई थी। वो गहरी महवियत से उसका सभी ही मासूम चेहरा देखे गया, जिसने शुरू दिन से अपनी बेसाख्ता मगर बेबाक हरकतों से उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया था, मगर अब वो उसकी रगों में उतर चुकी थी। वो चाह कर भी उसके दादा की करतूतों की वजह से उससे नफरत नहीं कर पाया था कि उसमें उस मासूम ज़रर और नाजुक से एहसासात की मालिक लड़की का तो सिरे से कोई कसूर ही नहीं था। वो अब तक नहीं जानती थी कि उसका शैतान दादा उस पुरस्रार बीमारी की वजह से क्या क्या मकरूह काम सर अंजाम देता रहा था।
अहान खुद उसके इस पुरअसरार बीमारी से बहुत परेशान था और दरपर्दा उसे बताए बगैर उसकी बेहोशी में लिए गए ब्लड सैंपल्स के जरिए उसके तमाम टेस्ट करवा चुका था। मगर जेके और ईशान डैड ने भी कहा था कि रिपोर्ट्स में किसी किस्म की भी बीमारी की निशानदेही नहीं हो पाई है। मतलब उसकी तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर ये पुरअसरार बीमारी। मगर जेके डैड ने ये भी तो कहा था कि कभी कभार इनके साथ भी यूँ होता कि आ जाते हैं कुछ ऐसे केसेस जो मेडिकल की समझ से भी बलातिर होते हैं, ऐसे काम जो मेडिकल से भी ऊपर होते हैं और उन्हें सर अंजाम देने वाले कुल जहान के तख्लीक कार रब जुल जलाल की तख्लीक के अंदाज के राज तक अभी तक कोई नहीं पा सका। जैसे जेके और ईशान लोगों के पास एक ऐसी बच्ची का केस आना जिसकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर अक्सर उसके मुंह से खून जारी हो जाया करता था। आहान भी असावरी की इस पुरअसरार बीमारी से परेशान था, मगर ये बात काबिल गौर थी कि जब से वो वाइट पैलेस आई थी तब से बीमारी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई थी। मतलब अब जब तक वो या तो रोती नहीं या शदीद डिप्रेशन में ना होती तो वो नॉर्मल रहती थी, और ये आहान के लिए इंतहाई खुश आइंदा बात थी। आहान की निगाहों की मुसलसल महवियत की तपिश से वो बुरी तरह कसमसाई थी और उसके मुखालिफ सिमत का रुख बदलना चाहिए जो कि उसने उसके गिर चट्टानी सा हिसार कायम करते नाकाम बना दी। इतनी थकावट के बाद उसकी सुलगती निगाहों की तपिश भी उस पर गिरा गुजर रही थी शायद। असावरी। आहान ने बोझल से लहजे में उसके कान में सरगोशी की। वो कसमसाई मगर उठी नहीं, बल्कि चेहरे के रंग बिरंगे जाविये बनाने लगी तो वो गहरा मुस्कुराया। हे, मुझ पर आँख रखने वाली जट्टी, उठो यार। आहान ने दांतों तले लब दबाते उसके शफाफ बेदाग गाल पर अपनी हल्की बड़ी बड़ी बियर्ड रब करते शरारत से एक बहुत पुराना हवाला दिया तो असावरी ने धीमे से आंखें खोली, बल्कि उठते ही वो तहीर से उसकी शरारतों और जसारतों पर बुरी तरह चटपटाई। आहान। असावरी की उसके नाम का ना का कत्ल आम करते जबान तालू से चिपकी थी, जबकि आहान ने एक नाकाबिले बर्दाश्त बेबाकी की। वो उसके ऊपर झुका मुकम्मल उसे अपनी दस्तरस में लिए हुए था और असावरी सरता पैर सुर्ख पड़ गई। आहान ने दिलचस्पी से उसके चेहरे पर अपनी कुर्बत के दिलकश रंग छुपके बिखरते हुए देखे थे कि वो पूर उसके लम्स के जादुई रंगों में रंगी दोबारा उसे बहकाने और मदहोश करने का सामान पैदा कर रही थी। आपको अभी तक याद है वो इजहार? असावरी ने जब देखा कि उसकी निगाहों का फोकस क्या है तो घबरा कर उसका ध्यान बटाने को उसकी सब्ज झील सी निगाहों में झांकते हुए पूछी। मेरे पास तो वीडियो भी अभी तक सेव है। वो मुस्कुराकर बोला तो सावरी ने आंखों में बेयकीनी समोए उसकी जानिब मगर खुशगवार हैरत से देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो धीमे लहजे में पूछ बैठी जब आहान ने हाथ बढ़ाकर उसी बेड की साइड ड्रॉर से एक टेबल निकाला। असावरी बेयकीनी से उसे देखे गई। उस टेबल में जल्दी से उंगलियां घुमाकर एक वीडियो प्ले की, एक टैबलेट निकाला। सोनिया शौखनिया वे तो कीमती नगीना माड़ी चीज ते अखनी मैं रख दी जट्टी अख रख दी। आहान ने वीडियो प्ले की। उसने झपट कर उसे ऑफ किया और डिलीट करने की कोशिश की, मगर आहान ने एक जोरदार कहकहा लगाते उसके बाजू जकड़ कर काबू करते वो टैबलेट वापस ड्रॉर में रख दिया। ये बहुत स्टूपिड थी, आप प्लीज़ डिलीट कर दें। और आपको गुस्सा भी आया था? आप तो उठकर चले ही गए थे। वो उसकी शर्ट के बटनों से खेलती रूहान से हुई। हाँ, मुझे शदीद गुस्सा आया था और उस वक्त मैं ये बात समझ नहीं पाया कि मेरा दिल क्यों कर रहा था कि तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा दूं। काफ़ी देर में समझ आई थी कि तुम उस वजूद का दावत नज़ारा सबको दे रही थी और मेरा दिल किया था इस वक्त इस हॉल में बैठे हर वजूद की आंखें नोच लेता या कम से कम तुम्हें ही जिंदा जला देता। आहान के कहते सब्ज आंखों से शोले से लपके थे। लहजा नॉर्मल था, मगर ये कहते उसकी लम्स में इस कदर शिद्दत आई थी कि सावरी को झरझरी से महसूस हुई थी। आई एम सॉरी, मुझे भी बाद में एहसास हुआ था कि वो बिल्कुल सही नहीं था। सावरी ने जल्दी से शर्मिंदा होकर सुलह का जो लहजा इख्तियार किया कि जानती थी वाकई उसकी गलती थी, बल्कि यूं गैर लड़कों के सामने गैर मर्दों के सामने डांस करना इंतहाई नामुनासिब अमल था। आहार ने उसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे और फिर उसकी नरम सुर्ख पड़ी गालों पर अपने लबों का लम्स छोड़ने लगा। सावरी ने बेतहाशा बर्दाश्त करते उसके मजबूत कंधों पर हाथ रख दिए। वो फिर से बहकने लगा था। कमरे का फुसूतारी करता माहौल, ये बोलती तन्हाई, मलगज्जा अंधेरा और बाहों में एक नरम नाजुक फूल सा वजूद मोहब्बत का खुमार सर चढ़कर बोलने लगा था।
तुमने जो व्हाइट पैलेस में वीडियो बनाकर मुझे सेंड की थी, दोबारा नहीं की। मैं वेट ही करता रहा। अहान ने उसकी महकती जुल्फों को अपने लबों से महसूस करते फिर शरारत से पूछा तो वह चीख-खांसी तब गई। आपने बड़ी देखी होगी वो वीडियो। एक लफ्ज़ तारीफ का तो कहा नहीं गया आपसे। आपको तो बस दरख्त से वल्गैरिटी दिखाई दे रही थी। मैं वो मुंह बनाकर बोली। बिल्कुल, चलो वल्गैरिटी तक तो ठीक था, मगर कम से कम वाइट फ्रॉक के नीचे ट्राउज़र तो मैचिंग पहन लेती। वाइट फ्रॉक के नीचे ब्लैक ट्राउज़र, ये क्या के ऊपर टिप टॉप ते थल्लो हैदराबाद। आहान ने कहते दांतों तले लब दबाया तो असावरी की आंखें हैरत से बाहर उबलने को हो गई। वो एकदम से पीछे ढकेल कर उसके सीने पर मुक्कों की बरसात करने लगी। वो खिलखिलाकर हंसता चला गया। ये मुक्के उसके कुशादा मजबूत सीने पर फूलों की डालियां मारने के मुतरादिफ थे। यूं घुटे ये घुने मिसने कहीं के बहुत मिसने हैं आप, कसम से। वो शर्म हया के बार से लाल टमाटर हो गई। ये तो उसने सोचा तक नहीं था कि वो इतनी सी बात भी नोट कर लेगा। फिक्र मत करो मेरी जट्टी, इतने दिन इसी वीडियो को देख कर ही दिल बहलाता रहा था। ये सब्ज राक्षस। मैं तो ये तक बता सकती हूँ कि उस वीडियो में तुम दरख्त के आसपास गोल गोल कितने राउंड लगाए थे तुमने। वो इत्मीनान से उसकी कलाइयाँ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता उन्हें कमर से लगाकर थोड़ा ऊपर हुआ और उसकी चिन पर अपने सिलकते लब रखे। आप बहुत ही मेसना हूँ। आहार ने बीच में से उसकी बात उचक ली। जानता हूँ, अब तुम भी आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगी मुझे। अब अपने वजूद में तुम्हारा वजूद शामिल कर लिया। अब मुझे जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये मौका तो बार बार आते रहेंगे ना। वो आंख विंग करता एक मर्तबा फिर एक जानलेवा गुस्ताखी करता उसे बेजान कर गया था। क्या सावरी शाह तड़प ही गई। वो अपनी इन गुस्ताखियों से उसे निढाल कर चुका था। आप बहुत जालिम भी है। वो बेदम सी होकर उसके सीने पर गिरकर गहरे गहरे सांस भरने लगी। वो अब मुस्कुराते धीमे से उसके बालों में उंगलियां फेरता उनकी नरमाहट महसूस किए गया। असावरी की अपनी रूह में सुकून उतरता महसूस हुआ था। आपको चोट लगी थी, आपने फिर भी सुकून नहीं किया। कितना दर्द हो रहा होगा आपको बाजू में। असावरी ने नया शोशा छोड़ा। इसी दर्द को भुलाने तो तुम्हारे करीब आया था, और देखो तुम्हारे वजूद की मसीहाई ने मेरे वजूद के सारे दर्द समेट कर भुला दिए, सारी तकलीफ दूर कर दी। आहान ने अपने अल्फाज से उसे मोतबर किया तो सरशारी के आलम में आहान के सीने पर लब रखकर खुद ही शर्माती अपने आप में सिमट गई। आहान उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा। आहान, असावरी ने झिझकते हुए पुकारा। मेरी जान। आहान ने जज्ब के आलम में बोझल आवाज के साथ उसे जवाब दिया। क्या आप बाबा को सजा देंगे। वो झिझकते हुए पूछ बैठी। आहान के माथे पर बल आए। तब आहान नरमी से उठकर बैठा। असावरी को परेशान होकर उसे देखा। असावरी ने परेशान होकर उसे देखा। उसके चेहरे के तासुरात चट्टानों से पथरीले हो चुके थे। उसके साथ ही उठकर बैठी और परेशानी से उसके तासुरात जांचने लगी। आहान माहिर खान की बीवी को किसी और की ख्वाबगाह वो कहते कहते शिद्दत बर्दाश्त से अपना जबड़ा भीज गया और बाजू से खींचकर उसे खुद से लगाया। और उसकी इन जुनून ख़ैज़ियों से कहाँ वाकिफ़ थी वो। अब जब कि वाकिफ़ हो रही थी तो सावरी के लिए उसका ये जुनून वबाल जान बन चुका था। मेरी इज्जत, मेरी बीवी के बारे में ऐसा सोचने वाले का अंजाम ऐसा इबरतनाक होगा कि दुनिया देखेगी। वह सावरी की आंखों में देखते इस कदर शर्रबार लहजे में बोला कि सावरी का हलक खुश्क हो गया। तभी बेबसी से उसके कुशादा सीने में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। आहान को अपने सीने पर नमी का एहसास हुआ तो अपने लहजे की सख्ती और अपने लम्स की वहशत पर अफसोस हुआ। तब नरमी से उसके गिर्द अपने बाजू हमायल किए। इन मामला से दूर रहो असावरी, और आइंदा के बाद प्रॉमिस करो ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी जो आज की थी तुमने। आहान ने उसके गिर्द घेरा तंग करते हुए कहा तो उसने अच्छे बच्चों की तरह इस बात में सर हिला दिया। दैट्स लाइक माई गर्ल। वो उससे फिर पनाहों में भरने लगा। असावरी घबराई थी। आहान, पैलेस चले। मम्मा इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे फ्रेश होना है। वो अब अपना उसकी शिद्दतों से घबरा कर दामन बचा रही थी। नहीं, अभी नहीं, आज रात हम एक साथ यहीं वक्त गुजारेंगे। बहुत कीमती है ये पल, जो मैं चाहता हूँ तवील तर हो जाए, कभी ख़त्म ना हो। कल चलेंगे पैलेस। वो सुकून से बेड से नीचे उतरकर कोई चीज़ तलाश करता, उसे अपना प्रोग्राम बताता, उसे बेसुकून कर गया। मगर आहान, उसने कहना चाहा, मगर आहान ने पीछे मुड़कर उसके नरम होठों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी थी। नो मोर आर्ग्यू, मैं अभी आता हूँ। वो कहता बाहर आया और अपना फ़ोन उठाया। वो जानता था आज समाया केस बहुत अहम मोड़ लेने वाला था। अगर असावरी वो बेवकूफ़ी ना करती तो वो भी कोर्ट ही जाने वाला था। मगर असावरी को अपार्टमेंट लाकर
जब उसे कॉल आई थी तो अर्शन ने उसे शानदार फतह की खबर सुनाई थी और फ़ोन ऑफ करने का बोला। इसीलिए वो फ़ोन ऑफ करके साइड पर रख गया था, मगर अब तेज़ी से आते मैसेजेस में से उसे अमन को गोली लगने की इत्तला ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींची। अगर फ़ोन ऑफ भी था तो और भी बहुत से ख़ास ज़रिए थे उस तक ये खबर पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर वो ज़राए इस्तेमाल में नहीं लाए गए थे तो ये जानबूझकर किया गया था। उसने तड़प कर सबसे पहले बीना को कॉल मिलाई थी, जो कि पहली बेल पर रिसीव कर ली गई थी। अमन कैसा है? छूटते ही पूछा। बिल्कुल ठीक, खतरे से बाहर है, बीना ने जवाब दिया, मगर जानती थी सब्ज राक्षस की भड़कती ज्वालामुखी उसके सर पर ही फटेगी, और हुआ भी वही। व्हाट द हेल, जरूरत कैसे हुई मुझे बेखबर रखने की? बस हस्ब मामूल पूरी कुव्वत से दहाड़ा बीना ने फ़ोन कान से दूर हटाया। अर्शन भाई का ऑर्डर था कि अपार्टमेंट के तमाम सोर्सेज 24 घंटों के लिए लॉक कर दूं, तो मैंने कर दिए। बीना ने उसे समझाना चाहा, लेकिन क्यों? वो गुस्से से भभरा शेर बन चुका था। ताकि आपके स्पेशल मोमेंट्स में कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, या किसी भी किस्म की दखल अंदाजी। बीना ने अर्शन से सुनी हुई वजह बताई। आहान ने फ़ोन रखकर अफसोस से उसे सोफे पर बैठा। जल्लाद इसीलिए मोहब्बत जैसी तौक को गले में डालने के हक में नहीं थे, मगर बदकिस्मती से हर दौर में हर जल्लाद की किस्मत ये रही थी कि उनके पीछे मोहब्बत ऐसे मुंह हाथ धोकर पड़ी जैसे मौत किसी मरने वाले के ताक़ुब में हो और उससे ऐन वक्त पर अपनी जानलेवा पंजों में आ दबोच ली। वो वापस बेडरूम में आया तो असावरी बेड पर मौजूद नहीं थी, बल्कि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। वो ड्रेसिंग में गया और अपनी यूनिफॉर्म निकाल कर दूसरे रूम में चेंज करके आया। असावरी फ्रेश होकर कल वाले लहंगे के ऊपर दुपट्टा अच्छे से फैलाए बाहर निकली और उसी ड्रेसिंग के सामने मुकम्मल यूनिफॉर्म में खड़े देख वो मबहूत सी रह गई। शहजादों की सी आन बान शान लिए वो बिल्कुल उसके सामने था, सब्ज़ जमी आंखों में इस वक्त मखसूस संजीदगी और एक ठहराव सा था। हल्की बड़ी बियर्ड और घनी मूंछों तले सिनेमन चबाते वो खूबसूरत लब। वो कफलिंग्स फोल्ड करता अपना कॉलर दुरुस्त कर रहा था और बखूबी उसकी महवियत नोट कर गया था। अगर शौहर को निहारने से फुर्सत मिल जाए तो जल्दी से रेडी हो जाओ, तो मैं पैलेस छोड़ दूँ। उसने उसकी दिलकश तरोताज भीगे खूबसूरत तरीन महकते नाजुक सरापे से निगाहें चुराते कहा, तो असावरी गड़बड़ा कर अपनी निगाहें झुका गई। मगर आपने तो कहा था इमरजेंसी हो गई है तो जाना होगा। अभी वो नरमी से उसे टोक गया, मगर वो झिझकी। आहान ने आईने में से उससे आईब्रोज कर उसके अक्स को देखा। नहीं जाना? आहान अब पूरा उसकी जानिब घूम गया था। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं इस हुलिये में कैसे जाऊंगी पैलेस? अगर किसी ने देख लिया तो? वो दुपट्टे से नीचे अपनी कुर्ती के हश्र की जानिब इशारा करती रूहान सी होकर बोली, मगर निगाहें मुसलसल बारे हया से झुकी हुई थी। आहा, कहना शौहर को मनाने गई थी तो राह हक में डोरी की मोतियों की कुर्बानी देनी पड़ी। वो बज़ाहिर संजीदा था और तेजी से अपने शूलेसेस बांध रहा था, मगर सब्ज आंखों में शरारत की चमक थी। असावरी ने पहलू बदला। आहान, आप बहुत जालिम हैं। वो तकरीबन हीरो देने को थी। एक तो वाइट पैलेस से इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करके निकली थी, और अब इस होलिये में वापस जाती तो सबने, खास कर बीना और फलजा ने, उसका जीना हराम कर देना था। मेरी अकल से पैदल बीवी। हान तेजी से ड्रेसिंग की जानिब बढ़ा और अपनी एक जीन्स की जैकेट निकाल कर उसका दुपट्टा उतारा। वो बौखला कर तड़प गई, मगर आहान ने उससे निगाहें चुराते उसे जल्दी से जैकेट पहना दी। अब दुपट्टा और शॉल लो और जल्दी बाहर आओ। वो अपना फ़ोन, पिस्तल होल्डर, वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकला। असावरी ने सरसी सांस खींची, दुपट्टा गले में डालकर शॉल ओढ़ी और बाहर निकल आई। जहां वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था उसे देख हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया। वो धीमे कदमों से चलती उस तक पहुंची। तब आहान ने उसका नाजुक मोमी हाथ थामा और और वहां से निकलता चला गया। दूसरी तरफ काफ़ी अरसे बाद उसे ये पैनिक अटैक आया था। तभी मुअज़्ज़ा को पुरसुकून करने का इंजेक्शन देना पड़ा था। हॉस्पिटल के रूम में धीमे से उसने अपनी आंखें खोली। सर दर्द से फट रहा था। काफ़ी घंटों की नींद के बाद उसे होश आया था और इस वक्त रात के 8 बज चुके थे। दिन के दिलदोज़ मनाजिर याद आते ही वो एक हल्की सी चीख मार कर उठी, मगर अगले ही पल पाशा इब्राहिम तेज़ी से उसकी जानिब आया। मेरी गुड़िया। पाशा इब्राहिम ने उसे सीने से लगाया। आज बरसों के बाद मुअज़्ज़ा की अमन के लिए ये तड़प, ये बेकरारी और इश्क देखकर रगों में सुकून सरायत कर गया था। वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था कि आज कितना खुश और पुरसुकून हुआ था। बड़े पापा। वो फिर चीखने चिल्लाने के लिए बिलक बिलक कर रोने को तैयार थी। चेहरे पर खौफ हिरास के साए थे। वो ठीक है मुअज़्ज़ा, वो ठीक है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक और महफूज है। पाशा इब्राहिम ने उसे झंझोड़ कर यकीन दिलाया। वो बेयकीनी से उन्हें देखे गई।
आप सच बोल रहे हैं ना? वो इंतहाई सहम कर पूछ रही थी। लो भला, मैं अपनी गुड़िया से झूठ क्यों बोलूँगा? वो बिल्कुल ठीक है और उसे ऑपरेशन थिएटर से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। पाशा इब्राहिम ने उसके सर पर हाथ फेरा, तब वो फिर उनकी गोद में सर रखे बिलक बिलक कर रोती नफ़ी में सर हिला गई। मैं नहीं जाऊँगी, वो खून मैं नहीं देख सकती, ऐसे मुझे कहीं नहीं जाना। वो तोड़-तोड़ कर जुमले अदा करती पाशा इब्राहिम को बहुत कुछ समझा गई। वो नहीं देख सकती थी उसे ऐसे, तभी तो इस कदर सहमी हुई थी। अच्छा चलो आराम करो, सो जाओ पुरसुकून होकर, सब ठीक हो जाएगा। पाशा इब्राहिम को परेशानी ने आ घेरा। जैसा उनका काम था, आए दिन वो खून में नहाए वापस लौटते थे। तो मुस्तकबिल में ये नाजुक दिल, हसास, कमज़ोर सी नातवा वजूद वाली लड़की इस तरह के हादसात कैसे सहेगी? आखिर कैसे बर्दाश्त करेगी? पाशा इब्राहिम ने उसका सर सहलाया। वो जल्दी पुरसुकून हो गई, मगर अब भी बेतहाशा खौफज़दा थी। मेरी गुड़िया, पाशा इब्राहिम ने उसे पुकारा। जी, मेरी बच्ची उस नालायक डॉक्टर से मोहब्बत करने लगी है। पाशा इब्राहिम की सरगोशी से उसका दिल धक से रह गया। क्या वो अपनी बदहवासी और बेबसी और लाचारगी में खुद को सबके सामने आया कर बैठी है? लेकिन ये तो एक दिन होना ही था। मुझे नहीं पता बड़े पापा, वो लाचारी से बोली। अच्छा, तो मैं उसे बोल दूंगा वापस बेल्जियम लौट जाए, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। पाशा इब्राहिम ने एक पत्ता फेंका। नहीं बड़े पापा, मुझे पढ़ाएगा कौन? वो मजीद सहम गई। हम कोई बेहतरीन सी ट्यूटर हायर कर लेंगे, पाशा इब्राहिम ने लापरवाही से कहा। मगर मुझे उनके अलावा किसी से कुछ समझ नहीं आता, मौसा ने झुंझला कर कहा। हम ऐसा ट्यूटर हायर करेंगे कि सब अच्छे से समझा दे। वो अब भी सुकून से बोले। बड़े पापा, आप समझ नहीं रहे। वो फिर अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो दी। आखिर हुआ क्या है? पाशा इब्राहिम उसकी जानिब देखे गए। मैं नहीं चाहती वो कहीं भी जाए, आखिर उसने रो रकर बोल दिया। तब पाशा इब्राहिम ने सुकून का सांस लेते उसके आंसू साफ किए। सुनो गुड़िया, वो जो तुम दोनों का पहले निकाह हुआ था, वो इन हालात में हुआ था कि खैर छोड़ो, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और उस नालायक का दोबारा निकाह हो जाए, मतलब ये शादी दोबारा हो। पाशा इब्राहिम ने सुकून से कहते अपने दिल की ख्वाहिश बयान करके मौजा का सुकून गारत कर दिया। बड़े पापा, मुझे अपार्टमेंट जाना है। वो घबरा कर बोली और यूं इधर उधर देखा जैसे वो तो उन बातों पर रंगे हाथों उन्हें आकर पकड़ ही लेगा। पाशा इब्राहिम उसकी मासूमियत पर खिलखिलाकर बोले, कर मुस्कुराए। तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद अमन को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, तो सबकी जान में जान आई। अहान भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था और अर्शन समेत सबकी जो क्लास लगी थी वो एक अलग दास्तान है। हॉस्पिटल के सर से रूम में अमन ने धीमे से अपनी आंखें खोली। डॉक्टर आनम जो वहीं बैठी, काफ़ी महविस से, उसका वजह से भरपूर खूबसूरत चेहरा और घने बालों के पीछे माथे पर नूर बनकर दमकते उस महराब को देख रही थी। एकदम सीधी हुई। अमन ने आंखें खोलकर चंद गहरे गहरे सांस लिए। अमन, नहीं रह सकती मैं आपके बगैर, मैं मर जाऊंगी, ऐसे मत करें मेरे साथ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं सच में मर जाऊंगी आपके बगैर। अमन, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, नहीं रह सकती आपके बगैर। बंद होती आंखों ने एक इंतहाई खूबसूरत मंजर अपने बसारत के पर्दे पर महफूज किया था कि आंखें खोलते ही वो मंजर निगाहों के सामने अपनी पूरी आबोताब के साथ लहराया, तो वह आसूदगी से मुस्कुराया। आनम ने हसरत से उसकी वो हल्की सी मुस्कान देखी। डॉक्टर अमन, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर आनम ने उसकी नब्ज चेक करते पूछा। डॉक्टर आनम ने एहतियातन ग्लव्स पहन रखे थे, क्योंकि वो ग्लव्स के बगैर कभी उसको खुद को हाथ न लगाने देता। डॉक्टर, वो कहाँ है? उठते ही उसका सवाल किया। अब इस बेड पर पड़े रहना दुनिया का मुश्किल तरीन अमल था। आपकी ये हालत देखकर उसे पैनिक अटैक आया था, मगर आप फिक्र मत करें, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। मगर वो बहुत डरी सहमी है, आपको इस हालत में देख नहीं पाएगी। आप समझने की कोशिश करें, वो बहुत सहमी हुई थी। डॉक्टर आनम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तो अजियत की इंतहा से आंखें मूंद गया। क्या मुसीबत है? उससे कोफ्त हुई। बेड पर कांटे से आग उगाए। इस इजहार के बाद वो एक पल एक सेकंड उससे दूर नहीं रहना चाहता था। आखिर बरसों इन कीमती तरीन लम्हात का इंतजार किया था कि वो उसकी जानिब से नरम पड़ जाए। अब जबकि पूरी तरह गैर मुतवक्का तौर पर उसकी जानिब से शिद्दत गरिया से भरपूर ये इजहार सुनने को मिला था, तो बेबस कर दिया गया था, पाबंद हो गया था। डॉक्टर आनम अब वो बड़े सुकून से उसे मेडिसिन बता रहा था कि उनकी डोज बढ़ा दे ताकि वो जल्द रिकवर हो जाए। डॉक्टर अमन, आर यू मैड? इतनी नाजुक सूरत हाल में आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? डॉक्टर आनम ने उसे झिड़का ताकि वो सुकून से वहाँ लेटा रहे, मगर अब सुकून किस कमबख्त को आना था, वो बेचैन हुआ और पहलू बदल गया।
आज उसे उस कमरे में तीसरा दिन था। अहान, अर्शन, फलजा, अलीज़े, खजर जैसे उसका साया बने हुए थे, लेकिन अगर कोई नहीं आया था तो वो जो उसे इस हालत में देखकर मर जाती, जी नहीं पाती। वो आंखों पर बाजू रखे अपने पास बैठे अहान के सो जाने का इंतजार कर रहा था। रात का 1 बज चुका था। आखिर अहान उठकर बाहर गया था। अमन ने आंखों से बाजू हटाए और उठ बैठा। अपने हाथ में लगे कैनुला की निडल मक्खन की तरह खुद से अलग करके निकाल फेंकी और बेड से नीचे उतर आया। सीना पट्टियों से जकड़ा हुआ था, मगर यहाँ परवाह किसे थी। आज तीसरा दिन था। उसे माहिबे आप की तरह तड़पते मगर दीदारे यार नसीब नहीं हुआ था। अब तो अमन का उसको देखना यूँ ज़रूरी हो गया था जैसे उसको देखने के बाद आंखों के जरिए उससे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलने वाली थी। वो रूम से निकला। भारी बोझल कदमों की धमक कॉरिडोर से गुजरती सुनाई दी। ग्राउंड से गुजरकर वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। मौजा अपने कमरे में जाग रही थी। इधर आज तीसरी रात थी मौजा की, जो आंखों में कट रही थी। अब भी वो झंझलाकर दुपट्टा बेड पर पटकती। बेड से उठ बैठी। हॉस्पिटल इसलिए नहीं गई कि उसे इस हालत में देखना उसके लिए नामुमकिनात में से एक था। नींद आंखों से रूठ चुकी थी। डॉक्टर आनम से यूं तो उसका हाल अहवाल पूछती रहती थी, मगर उसे इस तरह से तकलीफ में देखना वो बेबस हो गई थी। बेचैनी से उंगलियां चटकाती हुई इधर उधर टहलने लगी, मगर फिर ठिठक कर रुक जाना पड़ा। मखसूस आहट, रूह परवर खुशबू, सांसों को बहुत करीब आती महसूस हुई। वो भारी कदमों की धमक थी जो उसके कमरे के दरवाजे पर आ रुकी थी। मौजा पथरा गई थी। वो बिला झिझक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अपने पीछे डोर लॉक भी कर दिया था। मौजा का दिल हथेलियों में धड़कने लगा था। माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमकने लगे थे। अमन उसकी पुश्त को देखे गया, फिर वो कदम कदम चलता उसकी पुश्त से 1 इंच फासले पर आ रुका था। मौजा गहरे गहरे सांस भरने लगी। अमन ने धीमे से उसकी वेस्ट पर हाथ रखा। मौजा को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगी। अमन ने एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब घुमाते उसे दीवार से लगाया। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि वो शर्टलेस पट्टियों में जकड़ा, एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल किए, उसका एक हाथ दीवार से लगाया उसकी आंखों में देखे गया। मौजा भी उन गहरी आंखों में डूब कर उभरना चाहती थी। दोनों में से अभी तक किसी ने अपने लबों से एक भी लफ्ज अदा नहीं किया था। वो नहीं बोल सका कि वो क्यों उससे यूं कतरा रही है। अब उसे इन राहों का मुसाफिर बनाकर क्यों निशान मंजिल सामने से हटा रही है। मौजा उसके इतने करीब थी कि उसके सीने से टकराते दिल की धमक तक सुन सकती थी। लेट मी ट्राई समथिंग। अमन ने उसके लबों की जानिब देखते बोझल धीमे लहजे में सरगोशी की। इतनी देर में मौजा ने पहली मर्तबा गहरी सांस भरते निगाहें झुकाई थी। वो तकरीबन नर्वस होता बहुत धीमी रफ्तार से उसकी जानिब झुक रहा था। डोंट मूव। अमन ने गहरे सांस भरते उसे धीमे से कहा। मौजा ने अपनी आंखें बंद की थी। अब उसे उसकी हिद्दत भरी सांसें अपने होठों पर पड़ती महसूस हो रही थी। फनी, आई एम गेटिंग नर्वस। अमन ने लबों पर गहरी मुस्कान सजाए, फिर धीमे से लहजे में कहा, मगर अब की बार उसने खुद को रोका नहीं था। इन गुलाबी होठों को वो अपने लबों के बेचैन गिरफ्त में ले चुका था। इस नरमी भरी गिरफ्त में अब शिद्दत भी थी और उसका जुनून भी। अमन उसकी सांसों की खुशबू को अपनी सांसों में उड़ेलने लगा। मुअज़्ज़ा को लगा उसकी सांस उसके सीने में उलझ चुकी है। मानी खैज खामोशी तवारत इख्तियार करने लगी। मुअज़्ज़ा को अपने लबों पर जलन महसूस हुई थी और उसकी बर्दाश्त भी यहीं तक थी। वो कब सह सकती थी उसका ये जुनून, ये शिद्दतें, ये गुर्बत जानलेवा थी। वो कब इन जुनून खैजियों की आदी थी, या इस तरह इसकी गुर्बत उसे घायल और खौफजदा कर रही थी। मुअज़्ज़ा की गैर होती हालत देख वो खुद ही नरमी से पीछे हटा। मुअज़्ज़ा गहरे गहरे सांस भरते अपनी उथल पुथल होती सांसें बहाल करने लगी। वो दीवाना वार उसे देखे गया। अभी वो ठीक से सांस बहाल भी न कर पाई थी कि अमन ने झुककर उसे बाजुओं में भरा और उसके औसान खता कर दिए। अमन उसे बेड तक लाया था। बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर झुका। मुअज़्ज़ा अमन की आंखों में देखे गई। अमन ने झुककर उसकी दोनों आंखों पर अपने लब रखे। एक सुलगता सा लम्स अपने माथे पर महसूस हुआ। तब अमन ने मुअज़्ज़ा के चेहरे पर खौफ के तासुरात देखे थे। तभी वो बाजुओं के सहारे उससे पीछे सरकने लगी। अमन ने उसे उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करते हुए रोका था। फिर बहुत अचानक कंफर्टर खोलकर मुअज़्ज़ा के ऊपर डालकर उसे कंफर्टर में लपेटा और उसी कंफर्टर समेत उसका सर अपने सीने पर रखा था। सो जाओ जज़ा, अमन ने उसके चॉकलेट ब्राउन बालों में हाथ फेरते हुए कहा तो मुअज़्ज़ा ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। वो बहुत जल्द बहुत गहरी नींद की वादी में उतरी थी। अमन ने पुरसुकून होकर आंखें मूंद ली। सुकून और सरशारी रगों में खून के साथ उतरती महसूस हो रही थी। उसे हॉस्पिटल वालों का ख्याल आया तो एक सरसी आह भरी। मुअज़्ज़ा को नरमी से बेड पर लिटाकर वो कोफ्तज़दा सा कमरे से बाहर निकला।
कमरे से बाहर निकलते उसने दहलीज पर खड़े होकर कंफर्टर से झांकते उसके मासूम शफाफ गुलाबी चेहरे को देखा। ये मुलाकात भी भला कोई मुलाकात थी? ये उजरत भरा बोसा उसकी बरसों की प्यास की तशनगी को मजीद भड़का गया था, जिसकी मिसाल तपती भड़कती गर्मी में किसी ठंडे ठार मशरूब की सी थी, जो महज हलफ तर करे मगर सीने की प्यास जान का आजार बनी रहे और लबों पर तशनगी यूं ही मचलती रहे। वह मुश्किल एक झटके से दरवाज़ा लॉक करता वहां से निकल गया था। उन्हीं रास्तों से चलता वो हॉस्पिटल के उस मनहूस कमरे में आया। हॉस्पिटल शायद ही कभी उसे इतना बुरा लगा हो जितना कि अब उसकी जान का आजार बन गया था। मसीहाई करना आसान था मगर यूं मरीज बनकर एक बेड पर तड़पता सुहाने रूह। वो वापस रूम में आया तो आहान ने उसे घूरा। कहाँ भटकते फिर रहे हो बरखुरदार? आहान अब उससे नीडल चेंज करके कैनुले की सुई अपने पाँव में ठूसते देख बरहम हुआ। सुकून की तलाश में निकला था, हॉस्पिटल में तो कहीं नहीं मिला। अमन ने झिंझिलाकर कहा और बेड पर नींद दराज होते ड्रिप चालू की। आहान उसकी बेसाख्तगी और बेचैनी पर अब मुस्कुराया था। अपार्टमेंट में देख आते, शायद मिल जाता। आहान का लहजा भी बर्जस्तगी लिए हुए था। देख आया हूँ, उधर ही है, कहते हुए अमन की आंखों के सामने कुछ देर पहले के मंजर घूमने लगे। तब लबों पर उमड़ आने वाली आसूदगी भरी मुस्कुराहट को छुपाने की खातिर उसने अपने चेहरे पर तकिया रख लिया। आहान नफी में सर हिलाता, तासुफ से उसे देखता गहरा मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। अमन की हालत अब काफ़ी बेहतर थी। अर्शन, आहान, खजर, अली, ज़ेबीना और फलसा 4 दिन से उधर उसके पास ही थे। अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था तो वो सब भी अपने अपने अहम काम सर अंजाम दे सकते थे। अर्शन पार्किंग में अपनी गाड़ी तक आया था जब खजर ने पीछे से उसे आवाज़ दी थी। अर्शन ने पीछे मुड़कर देखा। जल्दी बोलो खजर, वक्त नहीं है मेरे पास, अर्शन ने अपनी कलाई में बंधी कीमती घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। मैं वो कह रहा था, ये पिस्टल वाली गोली की डोज काफ़ी अच्छी है, अच्छे अच्छों की ज़बान खोलकर दिल की सच्चाई बाहर ले आती है। क्यों ना इसे दिया आपी पर अप्लाई किया जाए? कैसा लगा मेरा आइडिया? वो कान खुजाकर अर्शन को अपना प्लान बताने लगा तो अर्शन ने उसकी बात समझकर उसे खूनाशाम निगाहों से घूरा। काफ़ी बेहुदा और बकवास है, मुझे उसका दिल का अहवाल जानने के लिए इस ढोंग की ज़रूरत नहीं। जानता हूँ वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, वैसे भी वो जितनी नाजुक दिल है ये बेहुदा मजाक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए अपने बकवास आइडियाज़ अपने पास संभाल कर रखो हजर। वो उनके हस्बे तौका गुरगुराया था। सॉरी भाई, बीना तो अपच को लेने भी जा तो उसको लेने भी जा चुकी है, बल्कि ला रही होगी। ये बोल कर के आप इब्राहिम हाउस में थे, आप पर हमला हुआ है और आप जख्मी हो गए हैं। खजर बोलकर वो इसरार सा मुस्कुराया और अपनी गन का रुख अर्शन की जानिब किया, जिससे वो उसे बेहोशी का डॉट मारने वाला था। अर्शन ने बेयकीनी से खजर की जानिब देखा, जिसकी गन का निशाना सीधा उसके दिल के मकाम का था। खजर, पागल हो गए हो? गन नीचे करो। आई एम सॉरी भाई, मैं मजबूर हूँ। खजर, आई आई सेड पुट द गन डाउन राइट नाउ, अर्शन चिल्लाया। नो भाई, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत मजबूर हुई ये सब करने के लिए, मैं तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, अर्शन चिल्लाया। मगर खजर ने दांत निकाले और अपनी गन से फायर कर दिया। गन से निकलने वाला शोला अर्शन के सीने के बिल्कुल बीचों बीच टकराया था, मगर वो शोला नहीं, डॉट था जो अर्शन को लगा और वो जल्द ही बेहोश होकर खजर के बाजुओं में गिर गया। अब वो देख समझ सकता था, सुन सकता था, मगर कोई हरकत नहीं कर सकता था। खजर ने उसे फौरन गाड़ी में डाला। खजर ने गाड़ी में बैठकर उसकी शर्ट पर ब्लड की बोतल खाली की। खजर ने फास्ट ड्राइविंग की और उसे इब्राहिम हाउस पहुंचा दिया। इधर बीना दिया को बड़ी हिफाजत से किसी को खबर किए बगैर वाइट पैलेस से यहाँ तक निकाल कर लाई। दिया बदहवास होकर इब्राहिम हाउस दाखिल हुई तो वो दोनों बाहर से डोर लॉक करते, यहाँ की सिक्योरिटी टाइट करते, अपना कारनामा सर अंजाम देकर गधे के सर से सींग के मुतरादिफ फरार हो गए थे। दिया हवास भागता सी इब्राहिम हाउस में दाखिल हुई तो लाउंज में ही वो कारपेट पर जमीन पर पड़ा था। ये वहशतनाक मंजर देख दिया कि मुंह से दिलखराश चीख बरामद हुई। वो माही बेआब की तरह तड़पती उस तक पहुंची थी, घुटनों के बल उसके करीब बैठकर उस पर झुकी। खून में लथपथ जो अब जवान साला मर्द वजूद को दिया ने फटी फटी निगाहों से देखा। उसकी हमेशा बोलती हुई सी आंखें बंद थी, अनाबी होठ आपस में सख्ती से भिजे हुए थे और वो खून में नहाया हुआ था। दिया उसके बेजान वजूद के पास ढहसी गई। दिया का पूरा वजूद जल्जलों की जद में आ चुका था। तब लरसते हाथों से उसका जर्द चेहरा
हाथों में भरा। अर्शन, अर्शन, वो दीवानावार उसे पुकारने लगी। अर्शन उठे, आंखें खोले। देखिए, हम आपकी दिया आपको पुकार रही है, वो कहती दहाड़े मार मार कर रोई। देखिए, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते थे कि आप हमारी नज़र में किस कदर अच्छे, नेक, बुलंद किरदार इंसान हैं। हम कहना चाहते थे कि हम हमेशा हमेशा आपकी बटरफ्लाई बनकर रहना चाहते हैं। प्लीज़ उठे और एक मर्तबा हमारी ये सारी बातें सुन ले। दिया के आंसू अर्शन के चेहरे पर गिर रहे थे। आखिर वो उसके सीने पर सर रखकर उसे झंझोड़ते हुए चीख चीख कर रोने लगी। हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आप तो हमारी रूह में बसे थे। आपकी खुशबू तो हमें अपनी रूह से आती थी। तो भला आपको, आपकी मोहब्बत को कैसे ना पहचान पाते। अर्शन, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं। हम मर जाएंगे, हमारे साथ ऐसा मत करें। हमें माफ़ कर दें। हम मर जाएंगे, हमारे साथ ऐसा मत करें अर्शन। हम वादा करते हैं कि अब कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। अर्शन, उठिए प्लीज़। वो दोनों हाथों से उसके सीने पर हाथ रखे उसके कंधे से लगी बच्चों की तरह बिलक रही थी। दिया के आंसू अर्शन की गर्दन में गिर रहे थे। अर्शन ने अपनी पूरी विल पावर यूज करके अपनी आंखें खोली। बड़ी मुश्किल से बाजू को मूव कर पाया और वही बाजू उसकी नाजुक कमर के गिर्द हमायल कर दिया। दिया, अर्शन ने आहिस्तगी से उसे पुकारा। अर्शन, वो बौखला कर पीछे हटी और उसकी आंखों में देखा। आप ठीक है? हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हम क्या करें? दिया पागल बनी इधर उधर देखने लगी। शाल तो पहले ही बाहर सहन में कहीं जमीन बोस हो चुकी थी। अपना दुपट्टा उतार कर उसकी शर्ट पर रखकर अपनी दानिश में खून रोकने की कोशिश करने लगी। दिया, मैं ठीक हूँ, नकाहत भरा था। आप फिक्र मत करिए। दिया ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, उसने नरमी से कहा। अपने मुकम्मल होश में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा मुतफक्किर हुआ था कि सामने वाली नाजुक जान बहुत मासूम है। जो ये समझी थी कि उसे कुछ हो गया है, अब उसे होश में आता देख बिल्कुल मुतहविश सी अपने हवासों में नहीं लगी उसे। अर्शन जल्दी से सीधा होकर सोफे से टेक लगाकर बैठ गया और उसके बाजू अपनी गिरफ्त में लिए। दिया, बीना यही यहीं कहीं होगी। हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्शन ने उसे करीब करना चाहा मगर वो पैनिक होकर चीखने चिकने घड़े की तरह उसके हाथ से फिसली जा रही थी। ये खून, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। नहीं नहीं, हम एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। वो अपने बाजू छुड़ाकर फ़ोन की जानिब जाना चाहती थी मगर अर्शन की गिरफ्त उसके बाजू पर सख्त हुई। वो अब भी बुरी तरह रो रही थी और उसे बेबसी से देखा उसने। अर्शन, छोड़े, हमें फ़ोन करने दे, आपको गोली लगी है, वो चिल्लाई। दिया, अर्शन को उसे झंझोड़ कर उससे भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाना पड़ा। वो पल में अपनी जगह साकित हुई थी और फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। ये देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं गोली नहीं लगी है, अर्शन ने कहते वो खून आलू शर्ट उतार कर गुस्से से खुद से दूर फेंकी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब खजर और बीना ने किया, तुमसे झूठ बोला। अर्शन ने अपनी बनियान उतार कर फेंकी। कुशादा बेदाग सही सलामत सीना दिया के सामने था। आई एम सॉरी। मैं अर्शन को रुक जाना पड़ा जब दिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक झटके से अपने बाजू छुड़ाए थे। वो खड़ी होकर पीछे की जानिब कदम लेने लगी थी। ये आपने किया हमारे साथ? नो। अर्शन ने परेशानी से उसे देखा, जानता था इसका रद्द-ए-अमल शदीद होगा, मगर इस कदर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? वो खोई खोई से अपने हवासों में नहीं लगी। अर्शन उठकर उसकी जानिब बढ़ा। दिया, ये खजर और बीना ने किया, आई स्वेयर मुझे इल्म नहीं था। वो करीब आकर उसके बाजू थामने लगा जो कि उसने बुरी तरह झटक दिए और फूट फूट कर रोते बैरूनी दरवाजे की जानिब भागी। दिया, अर्शन ने पुकार कर इतनी ही तेजी से दरवाजे पर उसके आगे अपना बाजू रखकर उसकी राह में हायल हुआ। वो कुछ भी सुने कहे बगैर अंदर की जानिब भागी और एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। अर्शन ने एक सर सी सांस खींची। इस वक्त उसका दिल किया बीना और खजर को जाकर ऐसा सबक सिखाए कि उनके दिमाग ठिकाने लग जाए। वो इस कमरे की जानिब बढ़ा और खास कोर्ट से दरवाज़ा खोल लिया। अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर औंधे मुंह पड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी। दिया, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। अर्शन उसकी जानिब बढ़ने लगा जब वो बिदक कर अपनी जगह से उठी। आज तो वो अपने हर रूप में उसे भपरी हुई शेरनी लगी। आपने हमारे साथ ये घटिया मजाक करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या गुजरेगी? तुम्हें एतबार क्यों नहीं दिया जब मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने नहीं किया? वो आजिज़ आकर बोला। उसकी ये टूटी बिखरी हालत उसे तकलीफ दे रही थी। वो उसे ऐसा कब देख सकता था भला? हमें नहीं रहना यहाँ, आप हमें प्लीज़ भिजवाएं अभी के अभी। वो सीधी होकर चिल्लाई थी। अर्शन ने बगौर उसे देखा। सर तपैर सफ़ेद रंग की फ्रॉक पैजामे में, दुपट्टे के बगैर, गुलाबी चेहरा, सुर्ख झील सी सब्ज आंखों
और भीगी पलकों समेत वो बहुत बुरी तरह उसका दिल धड़का गई थी। अर्शन उसके करीब आया था, उसकी कमर की गिर्द बाजू हमायल करके उसे अपने करीब किया। दिया, छोड़े हमें, दूर हो जाए हमसे। वो झटपटाई मगर अर्शन के एक झटके से उसके सीने से टकराई। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अब खुद से दूर करूंगा? वो मुस्कुरा कर बोला। दिया को लगा वो उसे बेचैन करके रुलाकर अब खुद हंस उठा रहा है। तभी वो एक झटके से उसके बाजुओं से निकली और कमरा तहस नहस करना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रही थी और ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें ज़मीन बोझ करती जाती थी। बहुत बुरे हैं आप, बहुत जालिम हैं, हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी, अल्लाह करे हम मर जाए और वो आपकी तरह कोई झूठ और मजाक भी ना हो, तब आपको पता चले कि कैसे करते हैं मजाक। अर्शन जो कि कब से तहमिल से उसे डील करने की कोशिश कर रहा था, अब उसका भी दिमाग पूरी तरह घूम गया था। तभी उसे बाजू से दबोच कर अपने रूबरू किया था। ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है बटरफ्लाई, वो दांत पीस कर बोला था। तो क्या आपने कम किया है हमारे साथ? वो फिर झटपटाई, मगर अब की बार अर्शन की गिरफ्त जारहाना थी। तभी उसे एक झटके से दीवार से लगाया था। वो कुछ कहने वाली थी मगर वो सारे अल्फाज अर्शन ने उसके नाजुक गदाज लबों से चुन लिए थे। दिया अपनी जगह पर साकित हो गई थी। अर्शन के अमल में शिद्दत भरी हुई थी, भरी मोहब्बत थी। दिया उसके लम्स और उस जानलेवा कुर्बत से अपने आप में समेटने लगी। दिया ने उसके सीने पर हाथ रखे और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर ये मज़ाहमत खुद को इन शिद्दत भरी मनमानियों से बचाने को नाकाफी थी। वो अपनी मर्जी से ही खुद को सैराब करके पीछे हटा था। दीवा ने एक तवील सांस भरा और गहरे गहरे सांस लेने लगी। यकीन करो मेरा दिया, तुम्हारी कसम, इस सब में मैं इन्वॉल्व नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि खजर और बीना ये सब करने वाले हैं। अगर जरा सा भी अंदाजा होता तो तुम्हें पहले ही बाखबर कर देता। आई स्वेयर ये सब उन्होंने किया, मुझे मालूम भी नहीं था। अर्शन ने उसका चेहरा थाम कर उसकी आंखों में आंखें डालकर सच बताया। दिया की आंखों में फिर से पानी तेजी से जमा हुआ था। अर्शन ने एक सर से सांस खींची और उसे बाजू से थाम कर बेड पर बिठाया। वो हस्बे मामूल फिर से रोने का शुगल फरमाने लगी। अर्शन बाहर गया और कुछ ही देर बाद किचन से पानी का ग्लास लेकर आया। ये लो पानी पियो। अर्शन ने उसके करीब बैठकर उसके लबों से पानी का ग्लास लगाया तो वो गटागट सारा पानी पी गई। बस करो बटरफ्लाई, बहुत रो चुकी यार, ये आंखों के जरिए रावी पंजाब रावी पंजाब बहाना बंद करो। जिंदा हूं मैं अभी, वो मुस्कुराकर बोला तो वो फिर हत्थे से उखड़ गई। अर्शन ने हंसकर उसका बाजू जकड़ा। छोड़े हमें, वो तिल मिलाई। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मानी खजीज से मुस्कुराता उसके दिलकश सरापे को अपनी निगाहों में रखता हुआ बोला, तो दिया इतनी देर में पहली मर्तबा तमाम सूरत हाल का तदराक होते ही बुरी तरह बौखलाई थी। तभी अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। अब क्या हुआ? अर्शन ने मुस्कुराते हुए आंखें सुकेड़ कर उसकी जानिब हैरत से देखा। आप शर्ट तो पहन ले। वो मुश्किल बोल पाई। तुम शर्मा रही हो? अर्शन ने इत्मीनान से पूछा। उसने यूं ही चेहरे पर हाथ रखे जज्बात में सर हिलाया। छोड़ो ये शर्माना वरमाना। और मुझे ये बताओ, जब मैं बेहोश था तो तुम क्या क्या बोल रही थी मुझे? अर्शन ने उसकी कलाइयां जकड़कर उसकी कमर से लगाई और उसे अपने सीने में भेजा। दिया बेतहाशा घबराई थी। अर्शन ने अपने बेहद करीब उसके सभी चेहरे का तवाफ करते उसकी आंखों में झांका था। बड़ी जल्दी उसकी मखमूर निगाहों का जाविया निगाह बदला था। जज्बात बदल गए और इसके यूं खुल्लम खुल्ले इजहार से हालात बदल गए। उसका एक एक लफ्ज आज अर्शन ने अपने कानों के जरिए अपने दिलो जान में उतारा था। ये अल्फाज उसने अपनी रूह में बसाए थे। और भला हम क्यों दोहराए वो सब? हमने तो कुछ नहीं कहा। उसने अपनी घबराहट को गुस्से के पैराए में छुपाना चाहा, पर मैंने तो सुना भी और तुम्हारा एक एक लफ्ज, एक एक जुमला अपनी रूह में उतारा भी। तुम्हारे इन अल्फाज के खुमार आलूद नशे ने किसी और ही दुनिया की सैर करवा दी मुझे, तुम्हारे इस दीवाने को। अर्शन ने अपने सुलगते लब उसके माथे पर रखकर मोहब्बत की पहली महर सबद की थी। चांद चेहरे का एक एक नक्श आहिस्तगी से चुमकर मोतबर कर दिया। वो उसकी हर जसारत पर अब खुद में सिमटने लगी थी। अर्शन, हमें वापस चलना चाहिए। वो उसकी इतनी सी कुर्बत पर हाँफ गई थी। तभी कंधों को मजबूती से थाम कर रूहानसी होकर बोली, मगर अर्शन पर तो अब पूरी तरह मदहोशी तारी होने लगी थी। बेखुदी का आलम था। तभी वो जादुई सुलगते लम्स उसके वजूद पर छोड़ता गाल से गर्दन और फिर कंधे तक आया था। अर्शन, वो मचल गई, मगर अब उसे रोक पाना दिया को अपने बस में नहीं लगा था। अर्शन टबों की गुस्ताखी का सफर जारी रखते कंधे से उसके हाथ की पुछ तक आया था। दिया, अर्शन ने उसे पुकारा और इस पुकार में इतनी तड़प, इतनी बेकरारी थी कि दिया के रोंगटे खड़े हो गए। अर्शन ने उसे बाजुओं में भरा। अर्शन, ये क्या?
तुम्हारे लिए उस दिन का एक एक पल एक सरप्राइज है बटरफ्लाई। भारी बोझल गंभीर आवाज में उसे कहा और उसे लेकर घर के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ा। मुख्तलिफ कलर के स्टिकर से एरो के निशानात बनाकर अर्शन को इशारा दिया गया था कि वो उसे लिए पोषण की दूसरी जानिब जाए। वो उसे लिए पोषण की दूसरी जानिब आया, मगर वो खुद हैरान रह गया, ये सब उन्होंने कब किया होगा। दूसरी जानिब का पूरा लाउंज 7 रंग के फूलों और 7 रंग के बलून से सजा हुआ था। मुख्तलिफ छोटे टेबल्स पर 7 खुश्क रंग के छोटे छोटे ढेर पड़े थे। अर्शन को बीना से कहे गए अपने अल्फाज याद आए। बीना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ व अजियत का लम्हा वो रहा है जब जब मैंने उसे हमेशा सफ़ेद कफन में लिपटे देखा है। मैं उसे पूर अपनी मोहब्बत के धनक नुमा 7 रंगों में रंग देना चाहता हूँ। उसका पूरा वजूद मेरे सतरंगी इश्क में रंग जाए। वो लम्हे, वो पल मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती पल होंगे जब मैं उन लम्हात को महसूस कर पाऊंगा। दिया हैरत से फैली आंखों से वो रंगीन नज़ारा देखे गई जब अर्शन ने बहुत नरमी से उसे अपनी बाहों से नीचे उतारा। सुलगती निगाहों की तपिश अपने वजूद के आर पार होती महसूस हुई तो दिया की पलकें लरस गई। उसने बेचैन होकर अर्शन से दूर होना चाहा जब इतनी ही तेजी से अर्शन ने उसका हाथ थामा और उसी हाथ की 5 फिंगर टिप्स पर अपने सुलगते लब रखे। दिया को लगा वो बेजान हो जाएगी। अपना हाथ छुड़ाकर उसने अपने कदम झिझकते हुए पीछे लिए। अर्शन ने पास पड़े टेबल से सुर्ख रंग अपनी मुट्ठी में भरा और उसकी जानिब बढ़ा। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी तब अर्शन ने उसे बाजू से खींचकर उसकी पुश्त अपने सीने से लगाई और गर्दन के दाएं तरफ से पूरी साइड आहिस्तगी से सुर्ख रंग में रंगी। वो जब उसे लेकर यहाँ आया तो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत अर्शन के फिंगरप्रिंट के जरिए धीमे सुरों में म्यूजिक सिस्टम ऑन हुआ था। गाने के बोल उनके तमाम बहके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करने लगे तो अर्शन पर पूरी तरह मदहोशी तारी होने लगी। अंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। दिया का पूरा वजूद उसकी शिद्दत भरे लम्स पर लरस गया था। गाल और सफ़ेद फ्रॉक सुर्ख रंग में रंग चुके थे। वो मचल कर उससे दूर होना चाहती थी। अर्शन ने भी जानबूझकर उसे छोड़ दिया। वो 4 कदम आगे बढ़ी। अर्शन ने उसका ताक़ुब किया और अगले टेबल तक गया। मुट्ठी में नीला रंग भरा और उसके कमर के गिर्द बाजू हमायल किया। अब की बार दाया गाल और बाजू नीले रंग में रंगा था। अर्शन, ये क्या क्या वो उसकी बाहों में मोम बनकर पिघल रही थी। तभी कांपता वजूद लिए पूछ बैठी, एक वहशतनाक तवील तरीन हिज्र के बाद ये वसल हमारी खसारे रसीदा जिंदगी में अपने साथ बहारों के तमाम रंग लेकर आया है बटरफ्लाई। ये मेरे इश्क के रंग हैं जिनमें आज पूर मैं तुम्हारा सारा वजूद रंग दूंगा। आज मैं वो गिरोह बन जाऊंगा जो अपने साथ धनक के 7 रंग लेकर आता है और हर चीज़ अपने मनपसंद रंग में ढाल देता है। आज के बाद मैं इस सफ़ेद रंग में कभी नहीं देखना चाहूँगा तुम्हें, और मैं जिस तरह से तुम्हारा वजूद रंग दूंगा तुम्हें इन रंगों से इश्क हो जाएगा। गंभीरता से भरपूर भारी भोजल आवाज की सरगोशी दिया की जान लेने को काफी थी। अर्शन ने हाथ बढ़ाकर शॉकिंग रिंग अपनी मुट्ठी में भरा और हाथ उसकी कमर के गिर्द हमायल करके तमाम रंग को फ्रॉक की जीनत बना दिया। दिया की जान पर बनाई थी तभी उसने उसकी कुशादा सीने में जाए पनाह तलाश करना चाही। अर्शन ने दूसरी जानिब जाते उसे अपनी जानिब खींचा और सब्ज रंग मुट्ठी में भरा। उसे अपने सीने में छुपाकर उसकी कमर सब्ज रंग में रंग दी। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लौह मेरे अंदर भी है। तू हवा दे उसे, तू मेरा तन जले, जला दे तेरे संग जला दे रे, मोहे अंग लगा दे रे, उजली कोरी परे पियासत रंग लगा दे रे। अर्शन, हमें डर लग रहा है। दिया ने उसकी गर्दन की गिर्द बाजू हमायल करके उसके सीने में मुंह छुपा लिया। अर्शन ने उसे बाहों में भरा। वो दोनों पूर एक दूसरे के रंगों में ढल चुके थे। जैसे अर्शन उसे लिए उसी लाउंज में मलहका बेडरूम में आया जो बाहर लाउंज से भी ज्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों के हार्ट शेप के अंबार पर अर्शन ने उसे नरमी से उतारा और खुद भी फूलों की भारी लड़ियों को एक साइड पर करता उसके करीब नीम दराज हुआ। दिया ने घबरा कर अपने हाथों में चेहरा छुपाते उसकी मुखालिफ सिमत करवट ले ली। रास है रात में, रात तेरी हर बात में, बोल मैं क्या करूँ ऐसे हालात में, हूँ मैं तेरी मलंग तू ही मेरा नशा, चढ़ा दे रे भंग चढ़ा दे रे, प्रेम की भंग चढ़ा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया तू जोग लगा दे रे। अर्शन ने उसकी पिछली गर्दन पर अपने सुलगते लब रखे और उस पर किसी घटा की तरह छा गया। दिया के होश उड़े जब उसके गदास लबों का लम्स उसे अपनी गर्दन से गाल तक आता महसूस हुआ। अर्शन ने एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था
और उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाया। चंद सातों में ही वो अपनी शिद्दतों से, अपने जुनून से उसे निढाल कर चुका था। दिया की जान पर बनाई तो वो बुरी तरह कसमसाई। मुंह मगर मुंह जोर तूफान पर कौन बन बांध पाया है। आज तक जो वो बन बांध पाती, वो मोम बनकर उसकी बाहों में पिघलती रही और वो गहरे सियाबर की तरह उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाता रहा। वो पूर उस बरसात में भीगती रही। तवील तरीन हिजर के बाद वसल के ये लम्हात बहुत कीमती थे, जिन्हें इन दोनों ने मिलकर अमर कर दिया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।